चलिए, समझ में आया था तुम्हें इंडिपेंडेंस क्या होता है? बहुत ही देखो यार सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी और पर्सन से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस होंगे तो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। माइंड में सेट होती इतनी सी चीज़ें। फिर तुम्हें एग्जांपल दिया था मैंने पुलिस का कि इंडिपेंडेंस इन माइंड भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होना चाहिए। माइंड से इंडिपेंडेंट होंगे तो वो क्या होगा? इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। देखो, इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। अरे एक सेकेंड। This is the state of mind that permits the expression of conclusion without being affected by influences that compromise the professional judgment। और उसकी वजह से क्या होगा ना, अगर हम इन्फ्लुएंस हो गए तो हम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। अगला था हमारा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, की भी दिखने में अपीयरेंस में हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि कोई भी पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन जो है, उसको ऐसा नहीं लगे कि यार हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। वो कैसी होगी? वो उसको कैसा लगेगा, कब लगेगा? जब हम यार ऐसे कुछ चीज़ें शो करेंगे जिससे ऐसा लगेगा। तो मतलब द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस that are so significant that a reasonable informed party would be likely to conclude that a firm or audit assurance team members integrity, objectivity and skepticism has been compromised। देखो, लास्ट की लाइन दोनों में सेम है, आंसर लिखना है, समझ में आ जाएगा। फिर हमने देखो थ्रेड देखे थे, एक बार जस्ट थ्रेड को रिवाइज कर देता हूँ ताकि तुम्हें सेफगार्ड में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। पहला क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या? मेरा खुद का कुछ फ़ायदा। फ़ायदा बोले तो फाइनेंशियल फ़ायदा, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर मटीरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? अगला था सेल्फ रिव्यू थ्रेट। देखो, नाम में लिखा है रिव्यू, मतलब हम अपने ही किसी काम का रिव्यू करेंगे तो ये थ्रेट होगा। और एग्जाम्पल दिया था कि मैंने ही अपने कंपनी में सब अकाउंटिंग सेटअप किया था, वो सब किया था। मैं एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में। अभी मैं अगर मैं CA फॉर्म ज्वाइन कर लूँ और अपने काम का रिव्यू करूँगा तो कैसा होगा? वो थ्रेट आएगा। अगला है एडवोकेसी। इसका तो सीधा होता कि वकील क्यों बन रहा है, कि हम क्लाइंट की ओपिनियन को या क्लाइंट की बातों को इस लेवल तक प्रमोट करेंगे कि रीजनेबल पर्सन को लगेगा कि भैया हम क्लाइंट के ही प्रचारक हैं। तो वो हो गया एडवोकेसी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या था? कि भैया हमारा रिलेशन एस्पेक्ट, कि हम या तो हमारी कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई मेरे मामा है, मेरा अंकल है जो क्लाइंट पे CEO है, CFO है, डायरेक्टर है, उस पोजीशन पे है जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या फिर मैं क्लाइंट में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट के साथ में रिलेशन एस्पेक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा ना, मेरा इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। अगला था इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब क्लाइंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको धमका रहा है कि ज़्यादा करेगा तो हटा दूंगा। या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको बोल रहा है कि एक काम करिए, काम मत कर तो फीस कम कर ले। तो ये हो गया थ्रेट। अभी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस को लेकर लास्ट टॉपिक की, सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। यार एग्जाम में देखो ना पूछा गया है 3-4 बार, आई थिंक। ओके, एग्जाम में एक बार पूछा गया है, RTP में 1-2 बार आया और मुझे लगता है कि ये सेफ गार्ड आ सकता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको इजीली माइंड में सेट नहीं होगा, मतलब आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ठीक है। अभी हमारे मॉड्यूल में जो सेफ गार्ड के लिए पॉइंट्स दिए हो ना, वो थोड़े से इनकम्प्लीट से है, पर हम एग्जाम में वही लिखेंगे जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। पर मैं आपको इन जनरल एक सवाल पूछता हूँ, देखो कि अगर आपका इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, सबसे पहले आप एज अ फर्म क्या करोगे कि आपको इंडिपेंडेंस के थ्रेट ना हो? और सेकेंडली, जब आप किसी क्लाइंट पे एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि यार अपना इंडिपेंडेंस का वायलेशन नहीं हुआ? तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपनी फर्म के अंदर, सुनना, मैं बोलूँगा कि मैं अपनी फर्म के अंदर वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटअप करूँगा कि हम इंश्योर करें कि हम कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, या कोई भी क्लाइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस का ब्रीच ना हो। क्योंकि इंडिपेंडेंस का ब्रीच करेंगे फिर ऑडिट करेंगे तो कोई सार सिद्धांत वाली बात नहीं है। सेकेंडली, जो लॉज एंड रेगुलेशन जो बोलेगा ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट या अभी हमारा इंस्टीट्यूट ICAI वो भी तो गाइडलाइन निकालेगा ना कि इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम उनकी जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करेंगे। अगर वो किया तो भी हम जो सेफ गार्ड है ना वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद में एक क्लाइंट जो होता है ना, अगर मैं तुम्हें एक सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट का एग्जांपल दूँ ना, तो उसमें एक अलग से एक पोर्टल पे लिंक होता है कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑडिटर से कोई भी सर्विसेज ले रहे हो ना, तो आपको पहले एक कमिटी होती है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक क्लाइंट है भारती एयरटेल, उनके ऑडिटर है मान लो EY। तो भारती एयरटेल का एक इंटरनल पोर्टल होता है कि अगर आप EY से कोई भी सर्विस ले रहे हो ना, या कोई भी सर्विस आपको लेनी है, तो आप सबसे पहले उस पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डालोगे, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव होगा, उसके बाद ही EY आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बिकॉज फर्म भी इवैल्यूएट करती है, क्योंकि यार हम तो ऑडिट करते हैं बट वो भी तो कहीं ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके भी इन्वेस्टर्स है, उसके भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर इंडिपेंडेंस का ब्रीच हो जाता है तो। क्योंकि
मार्केट में जो बैंकर्स वो बोलेंगे कि इनका ऑडिटर और कंपनी के बीच में इंडिपेंडेंस वायलेशन था, तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंपनी भी बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्रिएट करती है कि यार हमें इंडिपेंडेंस ब्रीच नहीं होने देना है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप सेफगार्ड इंप्लीमेंट कर पाते हो। और अगर मान लो ये सब फंडा आपने सेटअप किया हुआ है और अगर कोई ब्रीच हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंडिपेंडेंस का वायलेशन है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के आंसर के ऊपर। तो वो क्या बोलता है, देखो तुम पढ़ते जाना। सबसे पहले बोलता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट, सेफगार्ड शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अप्लाइड टू एलिमिनेट द थ्रेट, कि जो भी थ्रेट है हमें उसे एलिमिनेट करना है। तो सेफगार्ड से थ्रेट या तो एलिमिनेट होता है या फिर मिटिगेट हो जाता है, मतलब उसको कम हो जाता है थोड़ा सा। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस गाइडिंग प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। पहला, for the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditor should always be and appears independent of the entities that they are auditing। मतलब कि हम पब्लिक परसेप्शन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम पब्लिक की नज़रों में इंडिपेंडेंट दिखने चाहिए और हम इंडिपेंडेंट होने भी चाहिए। should always be and appears to be independent of the entities that they are auditing। क्लियर है? तो पहले आगे पब्लिक परसेप्शन में हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। Second, in case of audit, the key fundamental principles are integrity and objectivity and professional skepticism। ये देखो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जुड़ा हुआ है इंडिपेंडेंस से, विच नेसेसरीली रिक्वायर्स द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये बोल रहा है कि जो ऑडिट के फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जनरल मीनिंग है कि आप अलर्ट इंसान हो एकदम, विच नेसेसरीली रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। तो वो हमें बोलता है कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहला हो गया पब्लिक परसेप्शन, सेकंड हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल हमको ऐसा बोलता है। थर्ड, बिफोर टेकिंग एनी वर्क एन ऑडिटर कॉन्शियसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले, कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले हमें इवैल्यूएट करना है कि हमारी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है क्या। मैंने एग्जांपल दिया था ना बिग फोर का, वो एक चार्ट होता है, एक ट्री होता है, जैसे क्लाइंट का नेम एंटर करते हैं पता पड़ जाता है कि अब इस ग्रुप में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं क्या जिससे हमारा इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रहा है। ओके, तो अगला पॉइंट हो गया व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट द ऑडिटर शुड ईदर डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस द सेफगार्ड दैट एलिमिनेट देम। अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ कि भैया यहाँ पे हमको इंडिपेंडेंस का थ्रेट हो सकता है, तो या तो यार आप वो काम लो ही मत, या फिर आप सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट कर दो। फॉर एग्जांपल कि टीम में आइडेंटिफाई हुआ कि एक रिसोर्सेज है, उसकी एस्पाउस क्लाइंट पे कंट्रोलर है, तो उस पर्सन को रिमूव कर दो ऑडिट टीम से, दूसरा पर्सन ले आओ। समझ लो? ओके, लास्ट है कि इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुली implement credible and adequate safeguard then he must not accept the work। अगर हम safeguards को अच्छे से credibility के साथ में implement नहीं कर पा रहे तो वो client ने लेना है। 5 पॉइंट है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। पहला क्या था, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इंडिपेंडेंट होने भी चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कि ऑडिट का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर कर मांगते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो। नेक्स्ट है कि बिफोर टेकिंग एनी वर्क हम क्या इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है क्या। अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो ईदर वी विल डेजिस्ट फ्रॉम द वर्क और एलिमिनेट द थ्रेट। भैया हमको पता पड़ा ना कोई थ्रेट है तो हम कुछ सेफगार्ड इंप्लीमेंट करेंगे या फिर वो काम नहीं लेंगे। आखिर में बोलता है कि मान लो कि हम सेफगार्ड को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, सो विल नॉट एक्सेप्ट दैट वर्क। क्लियर है? तो ये था सेफगार्ड्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंस को लेकर देखो हमने पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंस पढ़ लिया हमने, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पढ़ लिया और सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस कर लिया। तो फर्स्ट चैप्टर के जो जनरल टॉपिक्स है ना वो सब कुछ कवर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड्स की तरफ। तो पहला था मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग हो गया, एस्पेक्ट्स एंड स्कोप हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, एडवांटेज हो गया, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस हो गया, इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट वो हो गया, इंडिपेंडेंस क्लियर है, प्रेजेंस, इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, थ्रेट हो गए, 4-5 थ्रेट वो पढ़ लिया, सेफगार्ड पढ़ लिया, जेनेरिक आंसर दिया हुआ मॉड्यूल में 5 पॉइंट है, वही एग्जाम में लिखना है। ठीक है।